अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज जारी है। इस हवाले से PTI का दावा है कि कल हम 40,000 के लीड से इलेक्शन जीत चुके हैं। यूसुफ अयूब ने कहा कि मैंने तमाम पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल रिजल्ट सोशल मीडिया पर दे दिया है। यूसुफ अयूब ने मजीद कहा कि बेगैरती की इंतहा है कि वो शख्स जो इलेक्शन हार चुका है कह रहा है कि मैं हूँ MNA अवाम का। ये हकीकत है कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली पर जो सबूत सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि न सिर्फ अवामी जज्बात मजरूह होकर रह गए हैं बल्कि अब अवाम का एतमाद भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। कई हलकों में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। कई जगहों इलेक्शन कमीशन ने जिन सहाफियों को कवरेज के लिए कार्ड जारी किए थे उन्हें भी अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी करने से रोका गया और कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभी तक लापता भी हैं। नाज़रीन, इस मौके पर मैं आपको एक खबर देने लगा हूँ कि उमर दराज गोंदल यहाँ लाहौर के एक सहाफ़ी हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और हमेशा बहुत अच्छी कवरेज करते हैं। सैलाब के दिनों में उन्हें मौके पर जाकर उन्होंने कवरेज की और दिखाया कि क्या हो रहा है और क्या सुना जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। उन्होंने मेनवान हर चीज़ सामने रखी। कल उनके पास कार्ड था इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि वो अंदर जाके एज ए ऑब्जर्वर देख सकते हैं और कोई रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर कार्ड्स लगाने का और या इजाज़त देने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। ये दूसरा पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज, रावी ब्लॉक, इकबाल टाउन। और पीछे खालिद साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने बाकायदा मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है। उन्होंने बाकायदा बदतमीजी की है और कहा जी मैं धक्के मारे हैं, आपने जो करना है कर लें। अच्छा, उनको ये बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने लॉ किया है, एडिशन कार्ड है, यहाँ पे जितने पुलिस को काम थे उनका जी मीडिया अंदर अलाउ ही नहीं है। आपने कवरेज करनी है वहाँ बाहर खड़े हूँ, आपने कवरेज करनी है वहाँ बाहर खड़े हूँ। पूछा किसने मना किया? उनका जी सख्ती से मना है। अब सिर्फ एक सवाल है कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं और अगर मीडिया उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, अंदर प्रोसेस नहीं देखेगा और पुलिस हर जगह पे, दूसरा पोलिंग स्टेशन है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। अब इसके ऊपर अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन रिपोर्ट करेगा? और पुलिस को बाकायदा उन्होंने धक्के शके मार के उन्होंने कहा जी जो आपने करना है कर लें। उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं इसी लहजे में बात करूँगा। ये लाहौर की सूरत हाल है। अगर लाहौर में आप ये इलेक्शन करा रहे हैं तो दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? मैं कह रहा हूँ कि अभी उस पर छोड़ देते हैं कितना टर्न आउट है, लोग क्या कह रहे हैं। ये मीडिया के साथ और लाहौर का, पुलिस का और इलेक्शन कमीशन का, अगर आपने ये एक्टिशन इलेक्शन कमीशन में जारी किए हैं और इलेक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए किए हैं तो भाई आपने क्यों जारी किए या आप इलेक्शन प्रोसेस क्यों करा रहे हैं? फिर जिसको आपने जितवाना है, जो करना है, फिर जारी करें कि कौम का पैसा, टैक्स का पैसा तो कम से कम ना लगाएं। और लाहौर के अंदर ये सूरत हाल होगी तो मेरा ख्याल है फिर जनूबी पंजाब या दूर दराज क्या सूरत हाल होगी उसका अंदाजा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उमर दराज गोंदल को धक्के दिए गए, मारा गया और उन्हें ये कहा गया, इतनी बदसलूकी और कहा गया कि जो कुछ होता है कर लो भाई, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो इस तरह की धांधली है और दूसरी जानिब फॉर्म 45 गायब कर दिए गए। कुछ जगहों पर CCTV कैमरों का रिकॉर्ड बंद हुआ। जब कई पोलिंग स्टेशन पर नताइज वोटर्स से पहले ही तैयार थे, सोशल मीडिया पर अब वीडियोस फॉर्म 45 और गवाहों के साथ धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं, जिससे हुकूमत पर अवाम का एतमाद खत्म होकर रह गया है। अगर इस इलेक्शन पर इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो आने वाले इंतखाबात पर कौम का एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अवाम अब मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस ज़िमनी इलेक्शन में असल मुकाबला तो NA-129 लाहौर और NA-18 हरीपुर, जहां PTI की अपनी सूबाई हुकूमत है। इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून अपनी जीत को यकीनी बनाने में कामयाब हुई, जबकि PTI का यह दावा है कि NA-18 में हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। RO ऑफिस के सामने PTI ने रात गए तक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इस मुतनाज़ा जीत पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन शिकस्त हुई। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए। ये ज़िमनी इंतखाबात रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये धांधली क्यों कराई गई और क्यों मजबूर थे ये धांधली करवाने के लिए। कहते तो यही है ना, सुनते तो यही आ रहे हैं कि धांधली हो गई है, फॉर्म 45 बाहर आ गया है, हर चीज़ RO जोन से हैं, वो अपने ऑफिस में नहीं है, बुरा हाल है। सूरत हाल ये है कि जब हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है तो अगर 1-2 सीटें PTI के पास चली भी जाती तो कौन सा फर्क पड़ जाता।
کم از کم عوام تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں فیئر الیکشن ہوا. یعنی ہر جگہ پہ ایک ہی بات نون لیگ نون لیگ نون لیگ. تو پی ٹی آئی جو اتنی بڑی پارٹی کہلواتی ہے اور ان کے اپنے ہی صوبے میں ان کو ہرا کر کیا بتانا چاہتے ہیں اور کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی صوبے میں ان کی کوئی پاور نہیں ہے, ان کو کوئی نہیں چاہتا, ان کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر واقعی 1-2 سیٹیں یا 3 سیٹیں چلی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پروونشل چلے جاتی یا جو نیشنل اسمبلی کی چلی جاتی, فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ دھاندلی کروائی گئی ہے. ناظرین, موروثیت ہی میرٹ ہے. ضمنی الیکشن میں وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد یار, وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال بدر, سابق وزیر مناظر رانجھا کے بیٹے سلطان رانجھا, سابق ایم پی اے کرنل نسیم نیازی کے بھتیجے علی حیدر نیازی, سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز, سابق وزیر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال, چودھری توفیل جٹ اور ان کے بھائی حنیف جٹ نون لیگ کے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے. وفاقی وزیر عطا تاڑ کے بھائی بلال تارڑ پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. ناظرین, اگر نظر دوڑائی جائے تو سب سے پہلی بات ہے کہ حکومت چونکہ نون لیگ کی ہے, تو چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے اس لیے نون لیگ ہی جیتیں گے. اب وہ کیسے جیتے؟ یعنی حکومت میں جتنے لوگ ہیں, کسی کا بیٹا, کسی کا داماد, کسی کا بھائی, یہ سب کے سب حکومتی لوگ جیت رہے. تو ناظرین, یہ پوری کی پوری ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی گئی ہے کہ جو حکومت میں ہوگا وہی جیتے گا. اگر ہم پہلے ادوار میں چلے جائیں تو وہاں بھی موروثیت تھی, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بھائی. آج بھی وہی ہوا آپ کے سامنے. تو موروثیت سامنے رکھی جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت میں جو ہوگا وہی جیتے گا. تو ہم نے کسی اور کو حکومت میں آنے نہیں دینا, اور اگر ہم کسی کو آنے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنی حکومت جاتی ہے. تو پھر کیوں بھائی جیتنے دیں؟ اور اس طرح کیا ہوا کہ عوام کا اعتماد ختم ہو, الیکشنز کو نہیں مانتے. اور الیکشن کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ انفیئر مینز یوز کیے جا رہے ہیں. تو اگر انفیئر مینز یوز کریں گے تو پھر رزلٹ ڈیفینیٹلی پاس تو پھر ایسے ہی ہونا ہے نا, کسی اور نے تو نہیں ہونا. ناظرین, اب بات کرتے ہیں سینئر صحافی ابصار عالم کی, جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں فروٹ کے ٹرکوں میں افغانستان سے ولایتی شراب سمگل کی جاتی تھی, جو ٹریڈ بند ہونے کی وجہ سے اب مہنگی ہو گئی ہے. ابصار عالم کا کہنا تھا کہ ولایتی شراب جو پہلے پاکستان میں سستے داموں میسر تھی اب وہ مہنگی ہو گئی ہے. ان کے مطابق ایک تاجر نے تصدیق کی ہے کہ فروٹ کے ٹرکس میں افغانستان سے پاکستان شراب سمگل ہوتی ہے. پاکستان سے کروڑوں اربوں ڈالر ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہونے سے وہ رک گیا ہے. روزانہ 500 سے 600 کنٹینرز چمن, گلاچی, الگور, اڈا اور تورخم سے افغانستان جاتے ہیں. ان کا پیسہ سارا حوالہ اور ہنڈی سے جاتا ہے. روزانہ 50 کروڑ سے 5 ارب تک ٹرانسفر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ٹرک کراچی اور اسلام آباد آتے ہیں. دوسرے نمبر پر لاہور, فیصل آباد آتے ہیں. ان میں فروٹ کے ساتھ لگژری آئٹمز اور شراب بھی آتی ہے. اور ناظرین, معیشت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہنڈی کا جو پیسہ, یہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر ہونا, یہ معیشت کی بربادی. ناظرین, کیا محکموں کے افسران کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ولایتی شراب آ رہی ہے, پیسہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, جو ادھر سے جا رہا ہے ہنڈی کے ذریعے پیسہ جا رہا ہے. ناظرین, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یعنی کسٹمز دیکھ رہا ہے نا کہ کون کیسے آ رہا ہے, کیا اس اسکینر لگائے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اسکینر صرف نام کے ہیں, باقی تو وہ صرف وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں. یعنی پیسہ کدھر آ رہا ہے, شراب کدھر جا رہی ہے. یعنی اسلامی ملک ہے اور یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ولایتی شراب اسلامی ملک میں آ رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ اس کو پی رہے ہیں. ناظرین, جب میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ڈپارٹمنٹس, یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, کہ ڈپارٹمنٹس خود کرپٹ ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے قائم جو ذمہ دار ایجنسیاں ہیں, یعنی نیب, ایف آئی اے اور صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کی خود مختاری اور ان میں جامع اصلاحات کی سفارش کر دی. آئی ایم ایف کی گورننس اور کرپشن رپورٹ کے مطابق نیب اور صوبائی انسداد بدعنوانی کے اداروں کو آزاد اور خود مختار کیا جائے اور اعلیٰ سطح کی کرپشن تحقیقات کو مؤثر بنانے کے لیے نیب کی تحقیقاتی صلاحیتوں کو بڑھایا جائے اور ان اداروں کے اندر احتساب کے عمل کو یقینی بنایا جائے. آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ ملک میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثوں, اختیارات اور وسائل کو جمع کرنے, ڈیجیٹلائز کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے ایف بی آر,
पार्लियामेंट और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी कायम की। पाकिस्तान के 3 इदारों नैब, FIA और सूबाई एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट के इदारों रिस्क बेस्ड अप्रोच अख्तियार की जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन की निशानदही, करप्शन तक रसाई और तहकीकात के लिए नैब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और FBR के माबैन मालूमात के तबादले और राब्तों को बढ़ाया जाए। नाजरीन, इसमें मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने हमेशा कहा है कि अगर इदारे ठीक हो जाए तो करप्शन ठीक हो जाए। अब इदारे क्यों ठीक नहीं हो रहे? इदारों के हेड, मैंने अभी परसों एक पॉडकास्ट में अपनी में कहा कि एक सेक्रेटरी साहब को यह कहा गया कि जी वो फलां जगह पे बहुत ज्यादा करप्शन हो गई, और उन्होंने कहा यार किन्नी को हो गई है, थोड़ी जी तो हुई है यार, केड़ा फर्क पैंदा है यार, एडे बड़े बड़े कमा दे थोड़े थोड़े काम होते रहते हैं। तो क्या अगर इदारों के जो वाकई वो जो कह रहे हैं कि इदारों को ठीक करें, उनके सरबराहान को ठीक कर दें, मैंने तो वही अर्ज किया ना कि इदारों एजेंसी छोटे तो उनकी जरूरत नहीं है कि वो कर जाएं, जब बड़ों की आशीर्वाद होती है तो छोटे करेंगे ना करप्शन। अब मुल्क का क्या हाल हो गया, हर चीज महंगी, गरीब गरीब तर हो गया, और फिर क्या होता है, लूटमार, डकैती, चोरियां, स्ट्रीट क्राइम्स, कहां से खाएं लोग? ये करप्ट लोग ही नहीं वारा खा रहे। यानी मैं आपको एक नाजरीन बताता हूं कि एक ऐसा ग्रेड 16 का अफसर है और वो क्या कर रहा है, उसके पास कोई 40 से 50 डिफेंस के अंदर प्लॉट्स की फाइलें हैं, और उसके प्लॉट्स हैं, कोठरियां बना रखी हैं। मैं तो एक की बात कर रहा हूं आज, लेकिन मैं अपने पूरे शोज के अंदर आपको ये बताता रहूंगा किसके पास क्या है और वो क्या था। यानी एक अफसर ऐसे हैं कि जब उनकी शादी हुई तो शादी में मौजूद थे, हम भी ना थे, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वो काटा पै गया। हमने कहा भी किस चीज का काटा पै गया? तो उन्होंने कहा कि भाई जितने बंदों को बुलाया था खाना उतना बनवाया, लेकिन उन्होंने जो सलामी दी है वो इतनी कम दी है कि मेरा तो नुकसान हो गया। अब मैंने तो उधार पे सारा सामान लिया हुआ था, मेरे की इमदाद की जाए। और आज वही साहब खरबोपति हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैं सीमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। कैसे नाजरीन, हम आपको जरूर बताएंगे इसके मामले। नाजरीन, करप्शन क्यों होती है, कौन करता है, क्यों करता है और कौन करवाता है, इस पे फिर मजीद बात करेंगे, चूंकि वक्त इतना नहीं कि आपको मजीद बताया जाए। अगले व्लॉग्स में और अगले पॉडकास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते वही आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।